अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जॉन डन एज अ मेटाफिज़िकल पोएट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्ज़ाम्स में आया होता है। तो आज हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट इसको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम इसका इंट्रो कर लेते हैं कि मेटाफिज़िकल पोएट किस किस्म के पोएट होते थे। जॉन डन इज़ कॉल्ड मेटाफिज़िकल पोएट। ही यूजेस स्ट्रेंज कंपैरिजंस एंड यूज़ ऑफ कंसीट्स। ये जो मेटाफिज़िकल पोएट थे, ये स्ट्रेंज कंपैरिज़न, अजीब व गरीब जो इनका मुवाज़ना होता था चीज़ों के साथ, बहुत ही अजीब व गरीब होता था। और ये जो थे ये कंसीट्स इस्तेमाल करते थे। कंसीट्स जो है वो है फार फेच्ड कंपैरिज़न है। तो हम आगे इसकी इसकी डेफिनेशन भी करेंगे। द वर्ड मेटाफिज़िकल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। मेटाफिज़िकल वर्ड जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स का है। सब जो पहला वर्ड है वो है मेटा। मेटा मीन्स बियॉन्ड। एंड सेकंड जो है वो है फिज़िकल। फिज़िकल मीन एग्जिस्टेंस। तो ओवरऑल मेटाफिज़िकल का मतलब ये होता है नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। मेटाफिज़िकल मतलब कि जिसको समझने के लिए आपको मुश्किल दरपेश हो। John Donne gives comparison of his lover with compasses. Due to strange comparison, these are called conceit. तो हम इधर conceit को देख लेते हैं। Conceits are far-flung comparison। तो इंट्रो के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेटाफिज़िकल स्कूल। Literally, meta means beyond and physics means physical nature. It was Dryden who first used the word metaphysical. सबसे पहले जो मेटाफिज़िकल का वर्ड यूज़ हुआ है वो ड्राइडन ने यूज़ किया है। ड्राइडन्स पोइट्री इज़ नॉट डन्स पोइट्री इज़ नॉट मेटाफिज़िकल इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। डन की जो पोइट्री है वो असल मीनिंग में वो मेटाफिज़िकल पोइट्री नहीं है। तो क्यों नहीं है, हम इसको देखते हैं। अ मेटाफिज़िकल पोएम इज़ लॉन्ग। मेटाफिज़िकल पोएम जो होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। वाइल डन्स पोएम आर ऑल शॉर्ट। जबकि डन की जो पोएम्स हैं, पोइट्री है, वो मुख्तसर है। हिज पोइट्री डज नॉट एक्सपाउंड any philosophical system of the universe, rather it is as much concerned with his emotions and personal experiences as any other poetry। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मेटाफिज़िकल इमेजरी एंड कंसीट। Conceit, which may be defined as the excessive use of over elaborated similes and metaphors drawn from the most far-fetched, remote, and unfamiliar sources. Dr. Johnson defines a conceit as the perception of occult resemblances in things apparently unlike. The peculiarity of the metaphysicals lies in the fact that they use figures of speech excessively. Their similes and metaphors are far fetched and are often drawn from unfamiliar sources. Their figures are elaborated to the furthest limit. The relationships are not obvious on the face of nature. Their images are logical and intellectual rather than sensuous or emotional। तो इसके बाद हम नंबर 4 पॉइंट पर आ जाते हैं, डिफ़िकल्टी एंड ऑब्सक्योरिटी। Similarly, Donne and the other metaphysical poets use words which called mind into play। डिफ़िकल्टी का मतलब है मुश्किलात, मुश्किल जो आसानी से समझ ना आए, और ऑब्सक्योरिटी जो है मुज़ाहिका ख़ेज़ को कहते हैं। तो हम इसे देख लेते हैं। Rather than those which speak to the senses or evoke an emotional response through memory, they use words which have no associative value. This intellectual bias affects the forms of their poems and their rhythm। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं डिफ़िकल्टी एंड obscurity की। जॉन डन uses obscure language in the poem द सनराइजिंग। डन जो है उसने सनराइजिंग पोएम में बहुत ज़्यादा मुज़ाहिका ख़ेज़ मुश्किल लैंग्वेज यूज़ की है। तो हम उसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल है बिज़ी ओल्ड फूल अनरूली सन, वाई डज दो दस,
through windows and through curtains call on us. नंबर 5 पॉइंट हमारा है फैंटास्टिक कंसीट्स एंड hyperboles. The fantastic nature of the metaphysical conceit and poetry would become clear if we examine few examples. In The Sun Rising, he uses conceits. तो एग्जांपल हम इसकी देख लेते हैं, हम इसको कोट करते हैं सनराइजिंग में. Ask for those kings whom thou dost yesterday, and thou shalt hear all here in one bed lay. So Donne uses very strange comparisons and hyperbole to clarify his poetry. उसके बाद हमारा पॉइंट है लैंग्वेज एंड वर्सिफिकेशन. John Donne uses the natural language of men, not when they are emotionally excited. डन जो है उसने अपनी पोइट्री में एक नॉर्मल किस्म की लैंग्वेज यूज़ की है. जब इंसान नॉर्मल होता है तो उसके जो वो एहसासात होते हैं उनके मुताबिक उसने लैंग्वेज यूज़ की है, न कि उसने इमोशनली एक्साइटेड की हालत में उसने लैंग्वेज यूज़ की है. ही वांट्स टू कन्वे हिज मीनिंग्स and search for verbal equivalents for emotional states. He uses very difficult language in all his poems. We take example from the poem The Sun Rising. कोटेशन हम इस वो ले लेते हैं सनराइजिंग से. I could eclipse and could them with a wink, but that I would not lose her sight so long. Features of Donne's poetry. सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट इसका है फीचर है वो है एब्रप्ट ओपनिंग्स. इट इज़ फॉर दिस वेरी रीज़न दैट ही ऑफन बिगिंस हिज पोएम्स अब्रप्टली. ये जो डन है इसकी पोइम जब स्टार्ट होती है तो वो बग़ैर तमहीद के बात को शुरू कर लेता है, दरमियान से शुरू करता है जो कि आसानी से समझ नहीं आती. एंड पर उसका मीनिंग जो है वो कन्वे हो जाता है, तो एब्रप्ट इसी को कहते हैं. हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं सनराइजिंग से. बिजी ओल्ड फूल अनरोली सन व्हाई डज दाउ दस थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टेन्स कॉल ऑन अस. मस्ट टू द इमोशंस लवर्स रीजंस रन्स. तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है इसका यूज़ ऑफ कंसीड्स जो कि डन ने अपनी पोइम्स में पोइट्री में यूज़ किया है, हम इसको देख लेते हैं. अ कंसीट इज़ एसेंशियली अ सिमिली. ये जो है एक किस्म की सिमिली है, जैसे हम सिमिली में कंपैरिजन करते हैं दो अनलाइक चीज़ों का. एज इन अ सिमिली इन अ कंसीट आल्सो देयर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स. कंपैरिजन बिकम अ कंसीट. एक कंपैरिजन जो है एक सिमिली जो है वो कंसीट तब बनती है when we are made to concede likeness while being strongly conscious of unlikeness. John Donne uses conceits of his poems, so we take the examples of conceits from the poem The Sun Rising. हम कंसीट की एग्जाम्पल देख लेते हैं. Asks for those kings whom thou dust yesterday, and thou shall hear all here in one bed lay. थर्ड फीचर है ऑब्सक्योरिटी इन लैंग्वेज. लैंग्वेज में जो डिफ़िकल्टी, जो मुश्किलात, जो आसानी में समझ ना नहीं आती वो हम देख लेते हैं. द लैंग्वेज डिक्शन एंड इमेजरी ऑफ पोइट्स हैड ग्रोन हैकनेड. हैकनेड मतलब अनओरिजिनल, जो कि ओरिजिनल ना हो, असल ना हो. एंड स्टीरियोटाइप्ड द क्यानुसी, जो ख्यालात शक्ल होती है. The same images, the same similes, and the same metaphors were used by poet after poet. Donne rejects all this traditional poetic vocabulary. His vocabulary and imagery are different. Indeed, Donne's language is definitely more colloquial and simple than that of any other poet of the day. Even when he expresses complex emotions, he does so through the use of simple and colloquial diction. मेटाफिज़िकल के जो पोएट थे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल और ऑब्सक्योरिटी इन लैंग्वेज यूज़ करते थे, जिनकी जो उनका मैसेज होता था, जो मतलब होता था वो लेमैन को समझ नहीं आती थी.
लेकिन डन जो है इसका जो तरीक़ाकार जो स्टाइल था वो बिल्कुल दूसरे पोएट से बिल्कुल डिफरेंट था। इसने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ की है। तो हम इसकी एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं। वी टेक एग्ज़ाम्पल फ्रॉम हिज पोएम द सनराइज़िंग। I could eclipse and could them with a wink, but that I would not lose her sight so long. ये अपने महबूब के बारे में कह रहा है, बहुत ही सिंपल तरीके से कह रहा है कि आई कुड बट दैट आई वुड नॉट लॉस हर साइट सो लॉन्ग, कि मुझे मेरा महबूब को बार बार देखने की मुझे आदत है। अगर वो मुझसे कुछ टाइम के लिए मुझसे वो हो जाए, गुम हो जाए, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो 4 पॉइंट है हाइपरबोली। यूज़ ऑफ हाइपरबोली इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डंस पोइट्री। ये उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है। ही यूजेस हाइपरबोली टू क्लियरिफाई हिज आइडियाज़ फॉर देयर रीडर्स। हाइपरबोली मीन्स द यूज़ ऑफ एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट्स। हाइपरबोली जो है इसका जो बेसिक मतलब है वो है एग्जेजरेटेड, कहते हैं बढ़ा चढ़ा कर बात को बयान करना। स्टेटमेंट्स, एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट्स मतलब कि वो बात होती छोटी है लेकिन ये उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है, उसको स्ट्रेंज करता है, अजीब व गरीब अपने रीडर्स के सामने पेश करता है। The example of hyperbole in the poem The Sun Rising is that whether both the Indias of spice and mine, beware thou leftest them or lie here with me. Next feature है question mark technique. John Donne paints his poetry to use of question marking technique. He does question by himself and then after give आंसर हिज ओन क्वेश्चन। वो क्वेश्चन भी करता है और एंड पर खुद ही उसका आंसर भी देता है। द एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन मार्किंग फ्रॉम द पोएम द सन राइजिंग। उसकी एग्जाम्पल हम सन राइजिंग से लेते हैं। थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टेन्स कॉलनस स्टाइल। तो स्टाइल में जो है स्ट्रेंज थीम्स भी इसमें आ जाते हैं। इसमें इसने जो है ना बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब इसके थीम्स हैं इसके पोएम्स के। The style of Donne's poetry is grand. He is a great reformer. वो एक बहुत बड़ा रिफॉर्मर था। He uses simple and colloquial language. Donne's words bring with them the memory of abstract ideas. Donne usually makes use of the normal iambic meter, but his rhythms are very various. Donne is very fond of using reiterated rhymes, so the style of Donne is grand. तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे हर इस किस्म के आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको कोई लेक्चर पर कोई टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में उसका नाम लिख दें, इंशाल्लाह मैं उस पर भी बना के आपके सामने पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।